नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई का जो भी दिनचर्या है उसमें व्यस्त होंगे। हम लोग एक नई सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर के नाम से। ये जो बुक है दोस्तों, वो पूर्व परीक्षाएं, जो भी इसके पहले जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का तथ्यात्मक अध्यावर संकलन करके ये बुक तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, कृषि, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास और उत्तर प्रदेश, ये सब महत्वपूर्ण जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी इस चीज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं सबको संकलित करके ये किताब तैयार की गई है। ये बहुत ही कम दामों में मार्केट में उपलब्ध है। आप इसको जो चाहें तो बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसी चीज का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर के, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट का जो आप लोगों के सामने है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। जलमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? यानी जो आपको ये दिया हुआ है इसमें सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। ठीक है, अगर जैवमंडल क्या है, इन सब में सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल, बृहद और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके बारे में, थोड़ा सा जैवमंडल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, अगर यहां पर सपोज करिए वायुमंडल है, यहां स्थल मंडल है, और यहां पे जलमंडल है। इनके बीच में दोस्तों हम लिखते हैं जैविक समुदाय। इन सब में यानी वायुमंडल स्थल मंडल से, जलमंडल स्थल मंडल से, स्थल जलमंडल वायुमंडल से और जैविक समुदाय, इन तीनों से अंतः संबंधित और अंतः क्रिया करता है। ठीक है, और इन्हीं सब के अंतः संबंधित और अंतः क्रिया जो देखने को हमको मिल रहा है, इन्हीं सब को हम लोग सामूहिक रूप से जैवमंडल के नाम से जानते हैं। यानी जैवमंडल क्या है? जटिल एवं बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, जो क्या है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और जैविक समुदाय जो आपस में अंतः संबंधित होकर के अंतः क्रिया करते हैं, इन्हीं को हम लोग सामूहिक रूप से जैवमंडल के नाम से जानते हैं। चलिए अगर दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दें, तो अगले पॉइंट पर आइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं एनजीटी। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एनजीटी है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। आपके एग्जाम में इससे संबंधित अक्सर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो पूछ देता है आपका एनजीटी का फुल फॉर्म, कभी कहीं पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग अगले पॉइंट पर आए तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से विद्यमान है दोस्तों, क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। यानी अगर हम लोग थोड़ा सा और पर्यावरण को समझने का प्रयास करें तो पर्यावरण दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है परि और दूसरा है आवरण। यानी हमारे चारों ओर का या किसी भी जीव के चारों ओर जो आवरण है दोस्तों, उसका तात्पर्य पर्यावरण है। यानी अगर हम थोड़ा सा पर्यावरण को और परिभाषित करने का प्रयास करें, पर्यावरण का परिभाषा हमको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे, आपको पर्यावरण का परिभाषा सीधा सीधा पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण की अगर बात करें, पर्यावरण जो है वो जैविक एवं अजैविक घटकों से निर्मित, जैविक एवं अजैविक घटकों से निर्मित जैविक एवं अजैविक घटकों से निर्मित ऐसा वातावरण होता है
जिसका मनुष्य क्या होता है दोस्तों, जिसका मनुष्य क्या है, एक मुख्य घटक होता है। यानी पर्यावरण का तात्पर्य होता है जैविक एवं अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण, जिसका मनुष्य क्या है, एक घटक है। ठीक है, तो पर्यावरण की डिफिनीशन को ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों अगर हम लोग आए अगले पॉइंट पे, इस चीज को सिर्फ आप एक एक बार ध्यान से सुनते हुए चलिए, जो भी महत्वपूर्ण लगे आपको पॉइंट को उसको नोट करते हुए चलिए। आपके आने वाले एग्जाम में आप देखोगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम देते समय दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर आप देख करके नहीं जा रहे हैं और एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आ रहा है और आप उससे गलत करके चले आ रहे हैं, तो ये बहुत काफी बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गलत करना एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में बहुत पीछे कर देता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, ताकि आने वाले यानी विगत वर्षों में जो भी आपके एग्जाम होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो अगर इस वीडियो को या इस सीरीज को अगर आप लोग 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे तो आपको 100% की गारंटी दी जा सकती है कि आप इस संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको गलत नहीं करेंगे। इसी चीज को ध्यान रखते दोस्तों, अगर अगले पॉइंट पर आए तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में दोस्तों पारित हुआ था 1986 में। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस साल भी कई सारे एग्जामों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में जितने भी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगले पॉइंट पर आए, अगला पॉइंट दोस्तों है सतत विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास को ही दोस्तों हम लोग धारणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। धारणीय विकास, या इसी को हम लोग दीर्घकालिक विकास भी कहते हैं। दीर्घकालिक विकास, यानी आपके एग्जाम में सतत विकास की जगह अगर धारणीय विकास नाम दे दे या आपको उसी जगह दीर्घकालिक विकास नाम दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। तीनों ही चीज का या तीनों ही शब्दावली का अर्थ एक ही है। ठीक है, अगर इसके परिभाषा की दोस्तों बात करेंगे सतत विकास से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों तो सतत विकास से अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, यानी धारणीय विकास का तात्पर्य है कि आपकी जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उस वर्तमान आवश्यकताओं को अगर पूरा करना चाह रहे हैं आप या पूरा कर रहे हैं, तो आपको अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके चलना है। अगर इस दृष्टिकोण से अगर आप अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को या इस तरह की जो आपके अंदर या इस तरह का जो भी विचारधारा होगा धारणीय विकास को लेकर के, इसी को हम लोग धारणीय विकास के नाम से जानेंगे। यानी वर्तमान की आवश्यकताएं प्लस भविष्य की आवश्यकताएं, इस दोनों ही आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विकास करने का तात्पर्य ही दोस्तों है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगर दोस्तों अगर अगले पॉइंट पर आए तो याद रखिए जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग दोस्तों ये है साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में। इसी जगह 2002 में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में दोस्तों सतत विकास के बारे में बात किया गया, या हम लोग कहें जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन 2002 में हुआ था उस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो सतत विकास था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, तो याद रखिएगा दोस्तों जो जोहान्सबर्ग 2002 का सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास। अगर इसी से संबंधित दोस्तों अगर हम लोग कुछ और फैक्चुअल बातें कर लें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, इस सम्मेलन की बात करें दोस्तों, इस सम्मेलन में एक घोषणा पारित हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा 21। ये सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था। रियो डी जनेरियो दोस्तों ब्राजील में, यानी साउथ अमेरिका में एक ब्राजील एक कंट्री है, उस ब्राजील के नॉर्थ साउथ ईस्ट में आपको रियो डी जनेरियो देखने को मिलेगा।
इस रियो डी जेनेरियो सर विषुवत रेखा के उत्तर में देखने को मिलता है। इसी रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इसी में एक घोषणा पारित हुई थी जिसका नाम है एजेंडा 21, और ये सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं। रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस घोषणा में दोस्तों सतत विकास या इस सम्मेलन का जो सतत विकास इस सम्मेलन में या इस घोषणा में सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, तो दोस्तों दिमाग में रखिएगा, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या एजेंडा 21 जो हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के समय, या उस समय जो रियो घोषणा प्रस्तावित की गई थी, उसी समय सतत विकास को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा ही सतत विकास था, तो याद रखिएगा उस समय आपको बोलना है जो जोहान्सबर्ग 2002 का सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य मुद्दा क्या है, सतत विकास है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और एक एक पॉइंट पर गौर करिए, ताकि एग्जाम में थोड़ा भी घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे गलत नहीं हो। अगर आपसे इसमें से कोई एक पूछ देगा तो ऑप्शन में ये सब चीजें मिलेगी और आपको बहुत ही सतर्कता के साथ सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसीलिए बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिए, और जो बताते समय जो आपको डिफरेंसेस में बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस डिफरेंस को, उस अंतर को समझने का प्रयास करिए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गलती होने की गुंजाइश न रहे। चलिए, अगर दोस्तों अगले पॉइंट पर अगर हम आए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण किया। तो अगर बात करें दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने जो है एसडीजी के बारे में बात किया, तो कुल एसडीजी गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग देखना चाहें दोस्तों, तो याद रखिएगा जो रियो +20 सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 2012 में, यानी 2012 में जो रियो +20 सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में सबसे पहले एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास जो लक्ष्य है, सबसे पहले इसी सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। किसमें, रियो +20 सम्मेलन जो 2012 में हुआ था। और कुल कितने गोल प्रस्तावित थे, हमने बात कर लिए 17 गोल प्रस्तावित थे, और इस 17 गोल को प्राप्ति करने का जो वर्ष निर्धारित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 2030 को। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दे किस सम्मेलन में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात किया गया था, तो याद रखिएगा रियो +20 सम्मेलन जो 2012 में हुआ था। ठीक है, चलिए, अगर इसी संबंधित अगर हम और बात करें, तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उसने 2003 को यानी वर्ष 2003 को सतत वर्ष या सतत विकास से संबंधित जो वर्ष है वो घोषित किया है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि यूएनओ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को सतत वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो याद रखिएगा 2003 को। चलिए, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते हुए चलिए। अगर अगले पॉइंट पर आए दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आप सब लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, हर बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ बातें अगर ध्यान में रखा जाए, तो एक सम्मेलन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन, याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1972 में, 1972 में। स्टॉकहोम क्या है दोस्तों, ये स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम दोस्तों क्या है, ये स्वीडन की राजधानी है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों 1972 में हुआ था, उसी सम्मेलन में सबसे पहले ये निर्धारित किया गया था कि 5 जून को हर साल, प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अगर आपसे पूछ दे किस सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो 1973 में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और निर्धारित कब किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। चलिए, हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर अगले पॉइंट पे आए दोस्तों,
वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, हमने बात कर लिया, स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें वो भी हमने देख लिया। चलिए अगले पॉइंट पर आए तो वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा दोस्तों किस पर निर्भर करती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा जो वर्षा की मात्रा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कितना नमी है या कितनी आर्द्रता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हमारे वायुमंडल में जो नमी है उस पर निर्भर करती है। अगर अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़े दोस्तों तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, नीरी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, इससे संबंधित भी आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात यह होगी कि इसके फुल फॉर्म को जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंजीनियरिंग नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये पूछ सकता है ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा जो नीरी है दोस्तों वो नागपुर में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में। तो यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण रखने की जरूरत है, एक इसका फुल फॉर्म क्या है और दूसरा इसकी अवस्थिति कहां है, तो याद रखिएगा नागपुर। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर किया गया था, तो दोस्तों हमने बात किया है कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है वहां पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन हमने बताया था 1972 में हुआ था, इसके बारे में दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें सबसे पहली बार अर्थशास्त्री और जो पर्यावरणवीरों हैं वो पहली बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए। नहीं तो इसके पहले कभी भी दोनों लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी जब हमारे वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था यानी विकास यानी डेवलपमेंट हमको इतने बड़े स्तर पे इस तरह से देखने को मिला कि उससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने लगा, तब जो है इस समस्या के समाधान करने के लिए जो 1972 में अर्थशास्त्री और पर्यावरणवीरों एक साथ आते हैं और अर्थव्यवस्था में जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं या विकास की जो भी बात करते हैं वो अंधाधुंध विकास न करते हुए उस तरह से विकास करें कि हम लोग विकास करते समय पर्यावरण से होने वाली जो क्षति है, नुकसान है, उसको भी ध्यान में रखते हुए चले। इस चीज को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ठीक है यार, ये पॉइंट। अब अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, द लिमिट टू ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिवृद्धि की सीमा। अभिवृद्धि की सीमा। अभिवृद्धि की सीमा, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये जो पुस्तक है दोस्तों, एक संस्था है क्लब ऑफ रोम। इस संस्था ने इस बुक को प्रकाशित किया जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी अभिवृद्धि की सीमा। यानी एक विकास जो है, एक ऐसा समय आएगा कि विकास की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, याद रखिएगा, जो लिमिट्स टू ग्रोथ बुक है, अभिवृद्धि की सीमा, उसको जो है एक संस्था जो क्लब ऑफ रोम है उसी के द्वारा इसको प्रकाशित की गई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। तो आप देख सकते हैं कि जो 1972 का जो वर्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारे सम्मेलन जो हुए थे 1972 में हुए थे। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 1972 जो वर्ष है वो दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 1972 में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है या जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक जगह रख करके बार बार रिवाइज करके उसको दिमाग में अच्छी तरह से संकलित कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में उससे संबंधित किसी तरह का गलत न हो। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट की जिसका नाम है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट की अगर दोस्तों बात करें,
एक संस्था है जिसका नाम है WCED, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी ने ब्रटलैंड जो आयोग रिपोर्ट है इसको प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी दोस्तों, कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में, 1987 में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, WCED से। WCED का फॉर्म भी याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ दे कि जो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट था उसकी शीर्षक क्या था, तो वो भी दिमाग में रखिएगा दोस्तों, आवर कॉमन फ्यूचर। एक जो चीज अभी हम लोग ने इसके पहले सतत विकास के बारे में बात किया, इसके पहले हम लोगों ने अभी सतत विकास के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में बात किया। याद रखिएगा, जो ये ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास को व्याख्यायित किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहले सतत विकास को व्याख्यायित कब किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसी में, जिसको किसने प्रकाशित किया? WCED ने, जिसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था? ये भी 1987, सितंबर 1987 में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या हुआ था? इसका प्रवर्तन हुआ था। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, आएगा अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों, हमने बात कर लिया है एजेंडा 21। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी समय इसको एजेंडा 21 को क्या किया गया था? प्रकाशित किया था, जो पर्यावरण विकास हेतु ये संबंधित है, पर्यावरण विकास से संबंधित कार्यक्रम था, जिसको हम लोग रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। रियो 20 जो घोषणा पत्र था, जो कब हुआ था दोस्तों? 2012 में। इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अगर आपसे पूछ दे जो रियो +20 सम्मेलन हुआ था 2012 में, उसका शीर्षक क्या था? याद रखिएगा, द फ्यूचर वी वांट। और रियो +20 सम्मेलन 2012 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल। यानी हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों, वो कई सारे गैसों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वायुमंडल बना हुआ है, तो याद रखिएगा जो हमारा वायुमंडल है वो कई सारे गैसों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। अगर वायुमंडल में हम महत्वपूर्ण गैसों की बात करें दोस्तों, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की उपस्थिति है। कितना दोस्तों? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन हमको देखने को मिलता है 21%, 21%। उसके बाद हमको आर्गन देखने को मिलता है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 देखने को मिलता है 0.038%। आपसे एग्जाम में बस इतना महत्वपूर्ण रखिएगा दिमाग में बातें कि सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं दिया होगा तो दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन। अगर आपसे ये पूछते एग्जाम में कि नोबल गैसों में से वह कौन सी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा जितनी भी नोबल गैसें हैं, जिसको हम लोग अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। नोबल गैस को हम लोग अक्रिय गैस या इसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नोबल गैस जो अगर पीरियोडिक टेबल में इस अक्रिय गैस या नोबल गैस की उपस्थिति की बात करें दोस्तों, तो 0 समूह या उसी को हम लोग 18वां ग्रुप बोलते हैं, उसमें इसकी उपस्थिति है। ये पूरी तरह से अक्रिय गैसें होती हैं। ये स्टेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा होती है, किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्टेट होते हैं या इनके जो आउटर सेक्शन जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो फिल होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। अगर इनकी बात करें तो जितने भी नोबल गैसें हैं दोस्तों, वो उस नोबल गैसें में सिर्फ रेडान को छोड़ करके बाकी जितनी भी नोबल गैसें हैं दोस्तों, वो सब के सब हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा
4 नोबल गैसों का नाम, अब पूछ देगा कि इसमें से कौन सी नोबल गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो दिमाग में रखिएगा वो है रेडॉन। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि नोबल गैसों में सबसे ज्यादा किस गैस की प्रतिशतता ज्यादा या परसेंटेज ज्यादा है, तो याद रखिएगा ऑर्गन का। चलिए, अगर दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर अगर बात करें दोस्तों, तो एक शब्द है जिसका नाम है अपक्षय। इसका या अपक्षय का विचार संबंधित है, ये दिया हुआ है। तो अपक्षय का दोस्तों तात्पर्य होता है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित क्या कर देता है, विभाजित कर देता है या विभक्त कर देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे अपक्षय क्या है, याद रखिएगा इसका तात्पर्य एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में क्या करता है, विभक्त करता है। चलिए, अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा उसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। अगर दोस्तों बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन यानी विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, ये लागू कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये लागू हुआ था 23 मार्च 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था, अगर आपसे पूछ दे विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1950 ईस्वी को। बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे यूनेप का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, याद रखिएगा यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। नैरोबी यानी केन्या की राजधानी है। अगर आपसे पूछ दे यूनेप का मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा नैरोबी, जो क्या है, केन्या की राजधानी है। चलिए, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की दोस्तों बात करें, अगर इसकी स्थापना पूछ दे तो याद रखिएगा वर्ष 1972 यानी 1972। मैंने अभी बात किया था कि 1972 जो वर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए 1972 वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, उसको अच्छे से एक जगह आप लिख करके बार बार रिवाइज करिए। तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था 1972 में, जिसका मुख्यालय है नैरोबी। चलिए, अगले पॉइंट पर आते हैं। ग्रीन वॉश एक शब्दावली है जो क्या इंगित करता है दोस्तों, ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। आपने अपने डेली यानी अपने जीवन में बहुत सारे झूठे वादे के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भी झूठा वादा देखने को मिलेगा। उसको एक शब्द के द्वारा हम लोग इंगित करते हैं जिसका नाम है दोस्तों ग्रीन वॉश, जिसका तात्पर्य है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, अगर आप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तो कोई झूठा वादा करता है तो समझ जाइए उसको एक शब्द में परिभाषित करने के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ग्रीन वॉश। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में शब्दों का बहुत खेल होता है दोस्तों, याद रखिएगा हर शब्द का एक मीनिंग होता है, हर शब्दावली को हमको अच्छे से समझ करके चलना होगा, क्योंकि एग्जाम में हमको उस शब्दावली को सिर्फ और सिर्फ उसके अर्थ, उसकी मीनिंग के बारे में पूछता है, या वो क्या इंगित करता है, या वो शब्दावली क्या परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है, ये सब एग्जाम में हमारे आया हुआ है। याद रखिएगा जो ग्रीन वॉश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको एग्जाम में कई सारे एग्जामों में आप देखेंगे। ये क्या इंगित करता है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। EPA जिसको कहते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या है, एक संघीय एजेंसी है और इसका स्थापना कब हुआ था, 2 दिसंबर 1970 को। बस यहाँ पे इतना बात ध्यान रखिएगा, EPA का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा महत्वपूर्ण है ये किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा USA से संबंधित है, और तीसरी बात इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम दोस्तों नीदरलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल
है इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है दोस्तों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी इको फ्रेंडली होते हैं। उन जो उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन उत्पादों को भारत सरकार के द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इको मार्क जहां पर भी लगा होगा दोस्तों तुरंत दिमाग में रखिएगा ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, यानी इको फ्रेंडली है। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 यानी 1991 से इको मार्क प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछते इको मार्क प्रमाण पत्र जारी कौन करता है, याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा जारी किया जाता है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये कब से जारी किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 1991 से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इको मार्क का मतलब क्या, ये समझिएगा कि इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। चलिए अगले बार आते हैं पॉइंट में दोस्तों। याद रखिएगा एक पॉइंट है धारणीय विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मैंने बोला पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो शब्दावलियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही पर आप अगले टर्म देखोगे एक नया शब्द आया है जिसका नाम है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका मतलब है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूते रहे या बनी रहे, यानी आपके पास जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड का इस तरह से आप उपयोग करिए कि उस एग्रीकल्चर लैंड की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, उसका हरासमेंट न हो, वो उसकी गुणवत्ता न खो पाए। अगर इस सोच से या इस विचार से अगर आप विकास यानी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आप धारणीय कृषि की बात कर रहे हैं। यानी धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का तात्पर्य क्या है कि हमको इस तरह से खेती करना है या इस तरह से एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता क्या है, बनी रहे, वो उसका हरासमेंट न हो। तो याद रखिएगा धारणीय विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसको समझिएगा। चलिए अगर हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें तो भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था वर्ष 2014-15 में, अगर आपसे पूछ दें कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए या धारणीय कृषि के लिए मिशन किस वर्ष चलाया गया था, तो दिमाग में रखिएगा वर्ष 2014-15 में। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हो कहीं न कहीं जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस समय वैश्विक स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसको वैश्विक स्तर पर लेकर के चला जा रहा है उससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा 2014 और 15। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। भारत में हरित कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा भारत में हरित कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है पंजाब। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ दे हरित कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंजाब है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है दोस्तों वो कौन सा है? तो याद रखिएगा स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है उसी से संबंधित है ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ये आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट। ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा WM एडम्स। अगर आपसे पूछ दे हरित विकास पुस्तक यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा WM एडम्स। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है, ये सिर्फ आपको एक बार आपके आंखों के सामने ये लाया जा रहा है ताकि आप इसको एक दो बार अगर आप देख लें वीडियो को तो इससे संबंधित अगर दोबारा एग्जाम में पूछ देता तो आपसे गलती ना हो। इस सीरीज को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है। अगले पॉइंट पर दोस्तों अगर आए, वर्ष 1962 में प्रकाशित एक पुस्तक और है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। क्या दोस्तों नाम है? साइलेंट स्प्रिंग। इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है रेचल कार्सन। अगर आपसे पूछ दे कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रेचल कार्सन है। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी दोस्तों उस समय विश्व के पर्यावरण आंदोलन में इस पुस्तक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व
कि पर्यावरण आंदोलन को गति देने में किस पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो याद रखिएगा साइलेंट स्प्रिंग है, जिसके लेखक हैं रेचल कार्सन। चलिए अगले पॉइंट पे दोस्तों आए। अगले पॉइंट पर अगर बात करें हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेज, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, पेज का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। इसका सृजन कब किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो 2012, जिसको हम लोग रियो +20 भी बोलते हैं। उसी समय संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसका सृजन किया गया था। किसका, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी। ठीक है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण अगर बात करें दोस्तों तो पेज का फुल फॉर्म जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जब उनका प्रतिरोपण होता है उसी प्रतिरोपण के दौरान जो उनके अधिकांश जो मूल रोम होते हैं दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। अगर ये पूछ दे कि कई प्रतिरोपी पौधे का विकास या वो इसलिए नहीं बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश उनके जो मूल रोम है दोस्तों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों मूल रोम की जो कोशिका भित्ति होती है, जो मूल रोम की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किससे मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा जो मूल रोम की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है दोस्तों, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मूल रोम की दोस्तों थोड़ा सा और बात करें। मूल रोम का एक दिमाग में रखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य होता है, मूल रोम का वो याद रखिएगा मृदा से जल का अवशोषण करना, मृदा से जल का अवशोषण करना। अवशोषण करना। चलिए और एक चीज और मूल रोम के बारे में दोस्तों बात करें तो जो मूल रोम होता है दोस्तों जड़ की एपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है दोस्तों उसका नाम है ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जो मूल रोम होते हैं वो पैक्टीन के कारण क्या होते हैं, मृदा से चिपके रहते हैं। जो पैक्टीन है दोस्तों एक क्या है, एक प्रकार का ये स्टार्च है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का स्टार्च है। जो पैक्टीन है दोस्तों एक प्रकार का स्टार्च है जिसे हम लोग हेट्रो पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। हेट्रो पॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे पैक्टीन क्या है दोस्तों तो एक प्रकार का स्टार्च है जिसको हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। जो क्या करता है, ये मूल रोम से जो मूल रोम है वो मृदा से चिपका रहता है, किसकी वजह से, पैक्टीन के कारण। अगले पॉइंट पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना या पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। यानी पर्यावरण अपकर्ष है वो तीनों जो बातें यहाँ पे लिखी गई है वो तीनों ही इसी का मतलब है। आप एग्जाम में इस तीनों की जगह कोई भी एक दे दे तो आप उसको पर्यावरण अपकर्ष से रिलेट कर सकते हैं। यानी पर्यावरण अपकर्ष का मतलब पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, या इसका दूसरा मतलब होता है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, उसका भी तात्पर्य पर्यावरण अपकर्ष भी है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है उसका भी तात्पर्य किससे है, पर्यावरण अपकर्ष से है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर ढांचा अभिशमन के लिए जो वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कौन काम करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा GEF। अगर आपसे पूछ दे कि जैव विविधता पर अभिशमन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र
ढांचा अभिसमय के लिए जो वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कौन काम करता है, याद रखिएगा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जीईएफ क्या करता है, उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगर इसके बारे में दोस्तों और बात करें, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो अर्थ समिट, उसी समय जीईएफ की स्थापना की गई थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर दोस्तों आइए, यूएनएफसीसीसी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी यूएनएफसीसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एलडीसीएफ कौन उपलब्ध कराता है, तो याद रखिएगा ये कौन उपलब्ध कराता है, जीईएफ यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये भी महत्वपूर्ण, इसके जो जीईएफ के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उस कार्य के दृष्टिकोण से इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, पलाची माड़ा दोस्तों हाल ही में पर्यावरण अपारछत के कारण काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिला था। तो याद रखिएगा जो पलाची माड़ा है दोस्तों वो कहां पर उपस्थित है, केरल में, जिसका कैपिटल या राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपसे पूछ दे हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में पर्यावरण के अपारछत के कारण चर्चा में रहा जो पलाची माड़ा है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य जिस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ईपीए, उसको हम लोग छाता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है दोस्तों उनका नाम है मसानोबु फुकुका, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से फैक्चुअल चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किसने किया था, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ करने वाला देश है दोस्तों उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें तो 10% का नियम, ये याद रखिएगा जो 10% का नियम दोस्तों दिया गया था, तो 10% का नियम दिया था दोस्तों लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के। याद रखिएगा 10% का नियम कौन दिया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इस 10% नियम की बात करें दोस्तों, इसके तहत होता क्या है, तो जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हैं तो ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। यानी आप उत्पादक स्तर पे जो भी ऊर्जा है जब वो प्राथमिक उत्पादकता के पास जाती है तो वो सिर्फ 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जब प्राथमिक उत्पादकता से द्वितीयक उत्पादकता के पास जाती है तो प्राथमिक उत्पादकता के पास जो भी ऊर्जा होता है उसका 10% भाग क्या होता है, द्वितीयक उत्पादकता होता है। ये 10% भाग वही ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, इसको सबसे पहले बताया था लिंडमैन ने। इसको ना इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम है 10% के नियम के नाम से भी जानते हैं, जो किससे संबंधित है, लिंडमैन। यानी ये जो बातें हैं 10% का नियम से संबंधित, वो सबसे पहले किसने बताया था, लिंडमैन के द्वारा बताया गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर क्या होता है दोस्तों, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च निम्न उत्पादक से लेकर के उच्च क्या नाम है प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता की तरफ जाने पर वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ओइकोलॉजी के रूप में। अगर आपसे पूछ देंगे कि अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा ओइकोलॉजी के रूप में प्रयोग किया था। ओइकोलॉजी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ग्रीक शब्द है, एक ऑइकस और दूसरा होता है दोस्तों लॉगस। जो ऑइकस का तात्पर्य होता है दोस्तों आवास और लॉगस का तात्पर्य होता है दोस्तों अध्ययन से। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रेटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रेटर के द्वारा प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी का मतलब क्या था दोस्तों, याद रखिएगा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का मतलब होता है जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन। जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन दोस्तों पारिस्थितिकी कहलाता है।
और जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, पाचकी शब्द का प्रयोग ग्रेटर के द्वारा किया गया था और अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी को किसके रूप में परिभाषित किया था? ओइकोलॉजी के रूप में क्या किया था? परिभाषित किया था। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं क्रिया का अध्ययन क्या बताता, किसने बताया था दोस्तों? यूजिन ओडम ने बताया था। ये जो स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की, यानी जो पारिस्थितिकी है वो प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये जो कथन दिया था किसने दिया था? यूजिन ओडम ने दिया था। याद रखिएगा, यूजिन ओडम ने ही बताया था किसी भी तंत्र का जो विकास होता है वो 6 स्तरों पे होता है। उसी 6वें स्तर में जो है 6वें स्तर पे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था? तो 1935 में एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों के रहने की जगह क्या कहलाती है दोस्तों? किसी प्रजाति विशेष या पौधे या जीवों के रहने की जगह दोस्तों जो क्या कहलाती है? आवास यानी हैबिटेट कहलाती है। आवास या हैबिटेट दोस्तों एक भौगोलिक प्रदेश होता है जिसमें रहने वाले जो जैविक समुदाय होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? अपने चारों ओर जो उनके चारों तरफ जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनसे अंतः संबंधित होकर के क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आवास की बात करें दोस्तों और इसके आगे अगले पॉइंट पर आते हैं, आवास के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो दोस्तों उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम। याद रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को दोस्तों हम लोग बायोम बोलते हैं। और जो बायोम है दोस्तों इसके समूह को हम लोग बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। जो बायोम है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का समूह है और जो जैवमंडल है दोस्तों वो क्या है? बायोम का समूह है। चलिए अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगले पॉइंट पर आइए, वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? याद रखिएगा, वन, झील और जो घास का मैदान है दोस्तों ये क्या है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। जो धान का खेत है दोस्तों वो क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये पॉइंट है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं शियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? शियर। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है दोस्तों क्या कहलाता है? वहन क्षमता। मैंने बोला था पर्यावरण पारिस्थितिकी में शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहन क्षमता का तात्पर्य है दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण क्या कर सकता है? उसका समर्थन कर सकता है। उसका तात्पर्य है वहन क्षमता से। अगले पॉइंट पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैविक विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल का क्या तात्पर्य है दोस्तों? बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो सबसे ज्यादा फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों याद रखिएगा उसका क्या नाम है? सामुद्रिक। जो पूरे पृथ्वी पर 2/3 भाग पर फैला हुआ है तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक है। याद रखिएगा इस चीज को। और समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? हमारे समुद्र में दोस्तों सबसे ज्यादा जो व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हमको देखने को मिलता है। क्या? NaCl। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है उसको लेकर के फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।